नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति हो, भारत की राजनीति हो, इसमें मोर्चे बनना, इसमें पार्टियां बनना, इसमें दल बदल होना, इसमें विखंडन होना, ये सब एक परंपरावादी चीज़ें हैं, होती रहती हैं। और आज का जो दिन है वो अशोक तंवर के नाम रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत का अपना एक अलग मोर्चा बना दिया है। और उन्होंने जो फेसबुक पे जो पोस्ट डाली थी उसमें भारत का एक विकल्प उसको बताया है। हालांकि ये समय बताएगा कि वो अपने लिए कोई विकल्प खड़ा कर पाते हैं या भारत के लिए विकल्प खड़ा कर पाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि वो किस तरह की राजनीति को इस मोर्चे के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कुंडू के ऊपर आयकर ठिकानों पे जो आयकर के छापे पड़े हैं उन पर चर्चा करेंगे कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम अशोक तंवर का थोड़ा सा संबोधन सुन लेते हैं, क्यों जो उन्होंने आज अपने मोर्चे के गठन के ऊपर दिया है उसे एक थोड़ा सा आइडिया लगने की कोशिश आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि उनका जो उत्साह है वो आज उसका स्तर है वो कितना रहा है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद जब वो कांग्रेस की राजनीति में आए थे और सिरसा से लोकसभा सांसद चुने गए थे, उसके बाद उन्होंने हरियाणा की राजनीति में कई बार चर्चाएं बटोरी हैं, कई बार वो निशाने पर रहे हैं। और ख़ासकर उस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब थे, उनके खिलाफ वो खड़े हो गए थे, जब कोई साहस भी नहीं कर सकता था। और इसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियां भी जीवन में झेलनी पड़ी हैं। और शायद कांग्रेस छोड़ने का उनका एक बड़ा कारण ये भी रहा है। तो सबसे पहले अशोक तंवर जी का संबोधन सुनते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि वो किस तरह का बदलाव इस पे लेकर आ सकते हैं। ये अपने भारत को बचाने का मोर्चा है। ये आप सबकी सोच के साथ जो संकल्प है उसको बचाने के लिए ये शुरुआत की गई है। और सभी साथियों के साथ कंसल्ट करने के बाद, सबसे सलाह मशवरे करने के बाद ये हुआ। नाम बहुत अच्छे अच्छे आए, लेकिन सबने कहा कि भारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत को बचाना है, भारतवासियों को बचाना है। 130 करोड़ लोगों की जो भावनाएं है उसके अनुरूप इस भारत का निर्माण करना है, तो उसका नाम अपना भारत मोर्चा होना चाहिए। और ये तिरंगा जिसके लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, पहले अंग्रेजों के सामने कुर्बानियां दी, फिर जो दूसरे अंग्रेज छोड़ के गए थे, जिनको कहते हैं कि काले अंग्रेज, जिनकी सोच उसी को जो कंटिन्यू करके आगे बढ़ रहे हैं, उस सोच के साथ किस तरीके से हम इस भारतवर्ष के झंडे को और ऊंचा रख सके, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपने अशोक तंवर को सुना है, अब बात करते हैं उनके मोर्चे पे। दोस्तों, हरियाणा की अगर बात की जाए और अगर उनके मोर्चे की बात की जाए तो स्पष्ट तौर पे 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो जो बसपा टाइप की राजनीति है, इस तरह की राजनीति वो नहीं करना चाहते हैं। इस पूरे जो उनके कार्यक्रम है इससे स्पष्ट हुआ। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अशोक तंवर भले ही इस पूरे मोर्चे को पूरे भारत का मोर्चा बनाते हों, बताते हों, विकल्प के तौर पे खड़ा कर रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो हरियाणा ही रहने वाला है। और हरियाणा में भी रहते हुए अनुसूचित जाति की राजनीति करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हरियाणा में अनुसूचित जाति कभी भी वोट बैंक के तौर पे एक ताकत बनकर कभी नहीं उभर पाई। ये हालांकि जो अनुसूचित जाति है उसके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण भी है कि उन्होंने कभी अपने वोट की कीमत नहीं पहचानी है। लेकिन फिर भी अगर बसपा को वोट बैंक के उनके आधार पे देखा जाए तो 1-2 विधायक बसपा को मिलते रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव इस एक संगठित वोटों की तरह है अनुसूचित जाति हरियाणा में जो इसके नेता हैं वो खड़ा नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अनुसूचित जाति भी, इसमें भी SC A और B का जो चक्कर है उसने इन लोगों का, अनुसूचित जाति के लोगों का ही खुद बहुत बड़ा नुकसान किया है। और अशोक तंवर अगर इस नुकसान को पाट पाएँ, इस आपस में जो फ्रैक्शन है इसको पाट पाएँ, तो वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि ये हो जाएगी। और कम से कम जो नेता हैं वो इन जो समाज के सबसे पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, जिसको वास्तव में बहुत जिसमें क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत है, वो उसकी तरफ ध्यान देना लोग शुरू कर देंगे। हालांकि ऐसा होना मुश्किल है। तो हरियाणा में जो तंवर है वो अब जो अपना कार्यक्षेत्र का दायरा है वो बढ़ाएंगे। उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन अब जो उनकी रीलॉन्चिंग हुई है इस मोर्चे के माध्यम से, आप देखना दोस्तों कि अब जो दौर है वो अलग अलग तरह का दौर है। जैसे मुस्लिम समुदाय के वोटों पे ओवैसी एक बहुत बड़े नेता के रूप में इन सालों में उभरे हैं।
इसी तरीके से चंद्रशेखर रावण ऐसे ही छोटी छोटी सी राजनीति करते हुए अनुसूचित जाति के बहुत बड़े नेता के तौर पे स्थापित होते जा रहे हैं। हालांकि मायावती जी पीछे होती जा रही हैं, उनके अपने फैसले उनकी वजह से हैं। तो हरियाणा में एक ठीक ठाक सा अगर वो मेहनत करें तो एक अच्छा सा एक कम से कम खुद का एक विकल्प वो बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आज 25 राज्यों 25 जगहों पे उन्होंने अपने मोर्चे के कार्यक्रम किए हैं और ख़ुद भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी भाषण दिया है, जैसा आपने सुना है। इससे ये तय है कि आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में जो अशोक तंवर हैं वो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऊपर अच्छे खासे राजनीतिक तंज कसते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तंज है उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही कसने हैं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कुमारी शैलजा जी, उन पर तो वो सीधे तंज नहीं कस सकते हैं, इसकी कुछ भी मजबूरी आप लगाइए। लेकिन अगर जो तंवर के जानने वाले लोग हैं उनकी बात मानी जाए या तंवर के अपने दर्दों को देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीतिक रूप से तंवर का बहुत भारी भरकम नुकसान किया है और वो इस नुकसान की भरपाई, इस नुकसान का बदला लेने की कोशिश इस मोर्चे के माध्यम से करेंगे। लेकिन कितना कर पाएंगे, क्या हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस संबंध में बातचीत करने के लिए जो 40 साल हैं, करीबन 4 दशक से हरियाणा की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी, मैंने भी उनसे भी इस संबंध में सवाल पूछे हैं कि ये आखिर उनके इस मोर्चे से क्या उम्मीद है। तो डॉक्टर त्यागी जी की बातचीत भी आप सुनिए। सर, हरियाणा में मोर्चे बनना कोई नई बात नहीं है, तो इसको कैसे देखते हो आप? देखिए, आपके प्रश्न में एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है कि पहले शायद दलित नेता हैं जिन्होंने, शायद क्या ऐसा ही है, जिन्होंने एक मोर्चा, राजनीतिक मोर्चा और अंततोगत्वा ये पार्टी बनेगी ऐसा कोई बीड़ा उठाया है। और बड़ी बात है, हिम्मत की बात है। और अशोक तंवर युवा हैं, हो सकता है शायद बहुत आगे की राजनीति के विषय में सोच के चल रहे हों, तो अच्छा कदम है। कितनी गुंजाइश से आप देख सकते हो, क्योंकि हरियाणा में मोर्चे बनना कोई नई बात नहीं है, पार्टियां बनना भी कोई नई बात नहीं है। देखिए, गुंजाइश तो ये, अगर मैं ये कहूँ कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या है या उनके मोर्चे का क्या होने जाएगा, तो इस बिंदु पे तो कहना बड़ा मुश्किल है क्या होगा, क्योंकि जो और राजनीतिक दल हैं, स्थापित दल हैं, उनके सामने ही बड़ा संकट है, अस्तित्व के संकट से वो लोग जूझ रहे हैं। और राजनीति में आप कोई बहुत नया प्रयोग करने की हिम्मत अगर हरियाणा में करने की सोच रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए कोई संभावना मुझे अभी नज़र आ नहीं रही। हो सकता है, चूँकि हरियाणा की राजनीति आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जाति पे, क्षेत्र पे और आर्थिक संसाधनों पे निर्भर है। जैसे गोपाल कांडा ने पार्टी बनाई, विनोद शर्मा ने पार्टी बनाई, तो पार्टी बनाने के लिए एक ज़रूरी ये चीज़ मानी जाती है कि यहाँ आदमी अरबपति खरबपति होना चाहिए, संसाधन संपन्न होना चाहिए। तो अशोक तंवर उस दृष्टि से भी कहीं नहीं बैठते। जहाँ तक पार्टी को एक जातीय वोट बैंक है, तो वो भी उनके साथ मुझे नहीं लग रहा कि उस शिद्दत से जुड़ेगा आज के परिप्रेक्ष्य में। बसपा जैसी एक पार्टी जरूर रही है, दलित पार्टी, लेकिन वो भी उसका कोई भविष्य रहा नहीं। 5-6% वोट उसको विभिन्न चुनावों में मिलते रहे, लेकिन कभी वो अपने आप को यहाँ प्रभावी तरीके से सत्ता में हिस्सेदारी उसकी हो नहीं पाई है। 1-2 विधायक कभी रहा हो तो रहा हो। तो वर्तमान में मुझे कोई भविष्य उनकी पार्टी का अभी नज़र नहीं आ रहा निकट भविष्य में। बाकी राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी संभव है। एक तरीके से काफ़ी लंबे समय से दलित विहीन नेता की तरह है, और ओबीसी का भी यहाँ कोई बहुत बड़ा नेता उभर नहीं पाया। देखिए, ऐसे प्रयास हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 2-3 साल पहले राजकुमार सैनी ने भी एक प्रयास किया था पिछड़ों का नेता बनने का, पूरी तरीके से फेल हो गया। हाँ, लेकिन ये कि दलित समाज ने कभी एक ऐसी चाहत अपनी परिलक्षित नहीं करी जिससे ये लगता हो कि वो बहुत गंभीर है इस चीज़ को लेकर, सत्ता पर उनका नियंत्रण हो, ऐसी कोशिश की नहीं। हाँ, बड़े लीडर हुए हैं, चौधरी चांदराम जैसे लीडर हुए हैं, जिनके सामने कभी 77 के बाद में चौधरी चरण सिंह ने प्रस्ताव रखा था कि वो मुख्यमंत्री बने, और अगर वो हाँ करते तो वो निश्चित रूप से बनते भी। पंडित भगवत दयाल शर्मा ने भी, गणपत राय जो दादरी के दलित विधायक होते थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। हाँ, ये मेरी जानकारी में है नहीं, तथ्यपरक मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा संभव है कि ऐसा कहा होगा भी। और तो सर, जैसे कृपाराम पुनिया थे, एक समय में उनकी काफ़ी दलित राजनीति में काफ़ी दखल था। हाँ, चौधरी देवलाल उनको राजनीति में लायक थे, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज जैसा महकमा भी दिया था और संभावना भी थी, लेकिन उनके बारे में तो देवीलाल जी कहते थे मैं उनको राष्ट्रपति बनाऊंगा। अच्छा, सीधे सीधे मुख्यमंत्री बनाने की बात उन्होंने नहीं की। अच्छा सर,
अगर बाय द वे बहुत ज़्यादा मेहनत तंवर कर लेते हैं तो वो कांग्रेस को डेंट मारेंगे या भाजपा को डेंट लगा सकते हैं? डेंट लगाने की स्थिति मुझे लग नहीं रही अभी। हाँ, ये जरूर है कि वो NSUI के प्रेसिडेंट रहे, यूथ कांग्रेस के रहे, PCC के प्रेसिडेंट रहे और मेंबर पार्लियामेंट वो भी तो रहे। सेल्फ पोल पहले ही कर चुके और हैं भूपेंद्र कांग्रेस हुड्डा में के तो। खिलाफ जब वो एक गुट का नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस का, तो उस नाते उनके पास में सब जगह कार्यकर्ता तो हैं। रोहतक जैसे क्षेत्र में भी आपको 10-5 लोग मिल जाएंगे, कहीं कहीं ज़्यादा मिल जाएंगे सिरसा के उसमें। तो एक जैसा भी है, एक सेटअप तो उनके पास है। अभी निर्भर करता है कि उनके नेतृत्व की क्षमता की कसौटी होगी कि वो कैसे क्या एक रोड मैप लेकर आते हैं, किस तरह की उनकी योजना है। तो ऐसा भी नहीं है। हरियाणा से बाहर भी कह रहे हैं ना, कई राज्यों में मोर्चा बनाया उन्होंने, तो क्या वो चंद्रशेखर रावण मतलब बनना चाहते हैं? देखिए, जब भी आप किसी जाति विशेष की राजनीति करते हैं, जब आपकी राजनीति में आक्रामकता और क्रांति का तत्व चाहिए तो आपका व्यक्तित्व भी वैसा होना चाहिए। अशोक तंवर बहुत ही सिस्टम के से आदमी लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऐसी रिवोल्यूशनरी बात नहीं करते, रेडिकलिज्म नहीं है उनकी सोच में कहीं भी। तो ये नहीं है कि वो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से राजनीति कर लेंगे या घाशीराम के नाम से राजनीति कर लेंगे। दोस्तों, ये थे डॉक्टर सतीश त्यागी जी। और अब बात करते हैं बलराज कुंडू के ठिकानों पर आयकर छापे। दोस्तों, आज उनके बहुत सारे जो आवास हैं, रिश्तेदार हैं, उनके घरों पे छापे आयकर के पड़े हैं। दोस्तों, हरियाणा में छापे पड़ना कोई नई बात नहीं है। पक्ष हो विपक्ष हो, छापे पड़ते रहते हैं। और बलराज कुंडू इसलिए पे निशाने पे हैं क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में है राजनीति में। वो बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश में है और इस कोशिश में वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, खासकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनको वो बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी वो जहाँ भी उनको लगता है कि उनको इस तरह का सियासी फ़ायदा यहाँ से हो सकता है, इस तरह का सियासी फ़ायदा वहाँ से हो सकता है, वो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। फिलहाल वो जो 3 कृषि कानून हैं, इनके विरोध में उनका एक लंबा अभियान चल रहा है और किसानों के बीच में वो निसंदेह लोकप्रिय आदमी हैं। लेकिन अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद उनको थोड़ा सा इसमें डेंट पड़ा था, लेकिन महम क्षेत्र में वो अभी भी लोकप्रिय हैं। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, उनको हमेशा वो निशाने पर रखते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बुराई करने में अभी वो सावधानी बरतते हैं और वो जो आने वाला समय है उस पर उनकी नज़रें हैं। तो जो आयकर के छापे हैं, इन छापों में बहुत कम देखा जाता है कि कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन देखते हैं आने वाले समय में क्या निकल के सामने आएगा। लेकिन आयकर छापों ने उनको एक और थोड़ा बड़ा नेता बनने का अवसर दिया है, क्योंकि जिस पर भी आयकर के छापे जिस नेता पे हरियाणा में पड़े हैं, वो आने वाले समय में उसको उसका सियासी फायदा ही हुआ है, नुकसान की बजाय। तो दोस्तों, आज का 8 PM ये था। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि अशोक तंवर का जो नया मोर्चा है उसको आप किस तरह के विकल्प के रूप में देख पा रहे हैं। उनकी राजनीति का क्या दौर आने वाला है, इस पर आपकी क्या सोचना है, ये प्रतिक्रिया जरूर दें। बलराज कुंडू के छापों पर आपका क्या कहना है, इस पर प्रतिक्रिया दें। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते रहेंगे रोजाना एक नए 8 PM के साथ, एक नई चर्चा के साथ। इतना प्यार, सम्मान और सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।